बहुत बहुत स्वागत ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 90% मतदान पूरा हो चुका है। अब 1 जून को 7वें चरण की 57 सीटों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा अहम है सबसे बड़ा सूबा यानी यूपी की सीटें। और सियासत में भले ही यह कहा जाता हो कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन यूपी के गढ़ को जीतने के लिए दलित वोट बैंक की अहमियत से भी हम इनकार नहीं कर सकते। 2024 के मुकाबले के लिए ही सभी दल दलित और पिछड़ों पर फोकस होते दिखाई दिए। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर ये दलित वोटर इस बार किधर, बात चाहे एनडीए गठबंधन की हो या इंडिया गठबंधन की, दोनों ही पक्ष दलित के सहारे दिल्ली पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। आज इसी को लेकर अपने डिबेट शो में चर्चा करेंगे कि अब की बार यूपी के दलित क्या खेला करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजियों का क्या शोर है। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। उनके नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को वो फाड़ के फेंक देंगे। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कोई पैदा नहीं हुआ है दुनिया में जो इसको छू सकता है, इसको फाड़ सकता है। ये चुनाव हमारे आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है। यही संविधान हमारी संजीवनी है कि रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है, वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों को नौकरी देगी, वैसी सरकार आएगी जो गरीबों के साथ आर्थिक न्याय करेगी। ऐसी सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और जो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं चर्चा के लिए, परिचय सबसे पहले उनका मैं करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी स्पोक्स पर्सन शिवम त्यागी जी जुड़ चुके हैं, साथ ही प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरजेडी से कंचना यादव जी हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कुमार सौरभ जी हैं एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिश श्रीवास्तव जी को आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कुछ देर में शिवम त्यागी भी आपको नजर आएंगे, और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी वाराणसी से लगातार बने हुए हैं राजीव रंजन। तो सबसे पहले मैं राजीव का ही रुख करूंगी। राजीव, क्योंकि अब आज हम बात इस दलित वोटर की करने वाले हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से, और यूपी को जीतना है, अगर जीत का गणित सेट करना है तो इन दलित वोट बैंक को भी साधना बहुत जरूरी हो जाता है। और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो दलित वोट बैंक का जो शिफ्ट हमें दिखा है पूरी तरीके से, अभी स्थिति यह है कि उसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वक्त ये सियासी लड़ाई, चाहे यहां पर एनडीए गठबंधन बीजेपी हो या फिर हम बात करें इंडिया गठबंधन, सपा कांग्रेस का गठबंधन या इनकी करें, दोनों के लिए ही बहुत ही चुनौती भरी ये अगले चरण की, आखिरी चरण 7वें चरण की 13 सीटों के लिए दिख रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार इन इलाकों में, पूर्वांचल के इन इलाकों में लगातार बने हुए हैं, आपको दलित वोटर्स भी मिल रहे हैं, पिछड़े इलाकों में आप लगातार जा रहे हैं, उनका क्या उनके जहन में मुद्दे हैं वो भी सामने रख रहे हैं। आपका आकलन इस बार दलित का सियासी कनेक्शन क्या कह रहा है?
देखिए पूजा, निश्चित तौर पे जब आपको पता चला होगा कि मैं बनारस में हूँ तो बनारस में था, लेकिन अब मैं गाजीपुर में आ गया हूँ। दोनों अगल बगल के जिले हैं और ये गाजीपुर का जिला पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने बसपा यानी बीएसपी कैंडिडेट को लोकसभा पहुंचाया था और इसके बगल की जो सीट है घोसी, वहां से भी बीएसपी जीती थी। 14 सीटों पे जहां मतदान होना है उसमें 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 2 बसपा जीतने में कामयाब हुई थी। और इस पूरे इलाके में आपने बिल्कुल सही कहा, लास्ट के फेज में और फर्स्ट 2 फेजेस में 4 फेजेस के जो इलेक्शन हुए उसमें बीएसपी का बहुत जनाधार, मजबूत जनाधार वाले इलाके हैं पूर्वांचल के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लगाए दिल्ली तक। तो अब ये बात बिल्कुल सही है कि बीएसपी का जो वोटर है, जो एससी वोटर है, उसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और 2 तरह की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन इस बात का दावा करता है कि संविधान बदलने के नाम पर जो वो 400 सीटों पर बार बार कह रहे, उससे देखिए इस देश में एससीज को के भीतर एकमात्र वर्ग एससी वर्ग ऐसा है जो हजारों सालों से शोषित, वंचित, पीड़ित रहा था और बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान ने उसकी वो ताकत दी जिससे आज वो किसी से भी आंख से आंख मिला सकता है। तो संविधान के प्रति जो जज्बात, जो लगाव देश के एससी समाज का है वो शायद दूसरे है सबका, लेकिन उनकी आत्मा जिस तरह से उसके साथ जुड़ी हुई है और बाबा साहब के साथ जुड़ी हुई है, शायद समाज के दूसरे वर्गों का वो लगाव ना हो और उससे ज़्यादा वो प्रभावित ना हो। भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा और उनके कुछ नेताओं का ये कहना कि संविधान को मूल रूप से बदलने के लिए इतनी सीटों की आवश्यकता है, और देश में आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने यह नारा नहीं लगाया कि अब की बार 400 पार, और उससे ये लगने लगा कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए तो 400 सीटों की आवश्यकता क्यों है। और बीजेपी के खुद के नेताओं ने जब ऐसी बात करी तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में, गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने सारे इंटरव्यूज में, आप प्रधानमंत्री के 50 से ज़्यादा रोज ही प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं, तो आप किसी भी इंटरव्यू में आप देखिए वो हर बार ये सफाई देते फिरते हैं, गृह मंत्री सफाई देते फिरते हैं, हर बार ये कहते हैं कि विपक्ष ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इससे इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को ऐसा लगता है कि देश में कुछ इलाकों में एससी वोटर्स उनके साथ आ जाएंगे संविधान बचाने के नाम पर, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी इलाका शामिल है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ये मानती है कि लाभार्थियों की सबसे ज़्यादा संख्या दलितों की है और जो शौचालय, मकान, अनाज और सारी सुविधाएं, उज्ज्वला गैस योजनाएं, उनसे इस वजहों से दलित, चूंकि मायावती उत्तर प्रदेश में उस तरह से लड़ती नहीं दिखाई दे रही हैं, तो अगर आमने सामने की टक्कर होगी तो एससी वोटर एनडीए की तरफ आ सकता है। ये 2 तरह के दावे हैं, लेकिन मूल बात यह है, जमीन पर सच्चाई ये है कि आज भी एससी वोटर मायावती के साथ दमदारी से खड़ा है। चाहे मायावती जीते, हाथी चुनाव हारे या जीते, उसका जो मूल वोटर है वो उसके साथ आज भी बना हुआ है। हाँ, दलितों में भी बहुत सारी जातियां हैं और उसमें बहुत सारी जातियों में डेविएशन देखा जा रहा है, लेकिन उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। मूल रूप से जो जनसंख्या है उसमें आप 25-30% और भी हटा सकते हैं, और वो डेविएशन दोनों तरफ देखा जा रहा है, कहीं एनडीए पर, कहीं इंडिया पर, और कहीं कैंडिडेट्स के हिसाब से। और यही वो वोट बैंक है जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और मायावती का अगर कोर वोटर उनसे छिटका और किसी तरफ शिफ्ट हुआ तो ये उत्तर प्रदेश के नतीजे ऐसे आश्चर्यजनक हो सकते हैं जिसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर मायावती का वोटर उन पर बना रहा तो फिर ये नतीजे दूसरे तरह के होंगे। और इसीलिए बार बार एससी वोटर्स की ये संविधान की बात आप सुनने में मिल रही है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का 400 का नारा और उनके कुछ नेताओं की, छोटे सांसद स्तर के नेताओं की ये बयानबाजी, उसके लिए
सफाई देना हमेशा से प्रधानमंत्री से लेकर ऊपर देना पड़ा, लेकिन जमीन पर मुझे मायावती का वोटर अभी भी उनके साथ इंटैक्ट दिखाई देता है, लेकिन बस वही दिखाई दे रहा है। दूसरा वर्ग उनसे जुड़ने में अभी, चूंकि लड़ाई आमने सामने की, तो बहुत सारी सीटों पहले और दूसरे चरण में तो मायावती ने खेल बिगाड़ा, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने लगातार जो टिकटों का बंटवारा और सारी गणित की, उससे उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी सीटों पर दो तरफा हो गया। ठीक है, तो दो तरफा इस लड़ाई में शिवम त्यागी इस बार किस तरह से आप आंक रहे हैं? जो मायावती का जो मूल वोटर है वो तो इंटैक्ट वहीं जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, और क्योंकि आप तो लगातार दो लड़कों, दो शहजादों के विदेश जाने, छुट्टियों पर, वेकेशन पर चले जाएंगे इस चुनाव के बाद, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जिन दो शहजादों की आप बात करें, इस बार वो शह भी देने जा रहे हैं और मात भी देने जा रहे हैं। शतरंज के बिसात बिछा दी गई इस बार। देखिए, दोनों शहजादों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक कहावत उत्तर प्रदेश में चलती है कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, पहले से ही तय है तारा और सितारा की जोड़ी भगवान ऐसे ही बनाए रखे, वो आगे बढ़े, बेहतर करें, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना बेहतर पहले किया है और कितना बेहतर आगे करेंगे, ये देश अच्छे तरीके से जानता है। रही बात मायावती जी के कोर वोटर की, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक ही चीज को टच करते हुए निकलना चाहता हूं। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर मैं उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करूं तो 104 सीटें हैं जहां पर SC/SC डोमिनेटेड सीट्स हैं, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 71 भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपके आंकड़ों को मेरी शुभकामनाएं, और मैं कहता हूं कि 4 तारीख बहुत ज्यादा दूर है नहीं, वो भी सबके सामने ही होगा। मुझे लगता है ज्यादा इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम आखिरी फेज में पहुंच चुके हैं। दूसरी बात एक और भी है, जो सोशल वेलफेयर की हमारी स्कीम्स रही हैं, जो काम रहा है, अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाय एंड लार्ज सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए ही सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई है वो स्कीमें, और वो टाइम एंड अगेन बार बार साबित हुआ है। जब कोई भी व्यक्ति ग्राउंड पर होता है, उसका अपना एक असेसमेंट होता है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और हमारा कैडर और उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी साफ है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व मेजॉरिटी ले आए तो उसमें कोई अचंभित होने वाली आवश्यकता नहीं है, या आज तक की सबसे बेहतर टैली ले आए तो इसमें कोई चकित होने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने अपने बाप दादाओं के बेसिस छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि अपनी पुरानी सीटों पर भी इंटैक्ट नहीं रह पाए, चल नहीं पाए, सीटें बदलनी पड़ी, इधर से उधर भागना पड़ा। वजह साफ है, वो भी जानते हैं कि अपनी सीटों से जीत नहीं सकते। एक और चीज जो वो है वो ये कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, जिस तरीके से पिछले 2017-2014 से काम हुए हैं, जिस तरीके से सोशल वेलफेयर की चीजें हुई हैं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं चाहे दलितों का विषय हो, चाहे किसी भी पिछड़े समाज का विषय हो, उनमें कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ी है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी वहां पर है ही नहीं, और इसका असर आपको जो है 4 तारीख को जब मैं आपके साथ सुबह सुबह स्टूडियो में बैठा हूंगा वो देखने को भी मिल जाएगा। बिल्कुल शिवम त्यागी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, जिस तरह से वोटर आपकी तरफ शिफ्ट हुआ है 2014 के बाद वो हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन 2019 में वही जो वोटर है वो मायावती के साथ भी नजर आया, आपको 72 से 62 पर ले आया, तो उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते। और उस पर अब जो एमवाई समीकरण को साधते नजर आते थे वो पीडीए पर आ गए हैं, बिल्कुल आए, संविधान बचाने की लड़ाई पर आ गए हैं। देखिए, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 72 से हम 62 पर आए, लेकिन अगर 72 से 62 पर आना उनको अपनी जीत लगती है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमें इस बार 72, 62, 75, 78 इसी पे ही रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो जगह मिलनी ही चाहिए। बेहतर है कि उनको भी 1-2 सीटें मिलेगी तो कम से कम लोकसभा में देखने के लिए तो होंगे, दिखाई तो देंगे। अगर 80 में से 80 ही भारतीय जनता पार्टी ले आएगी तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो विपक्ष नाम का कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। मैं मानता हूं कि हाँ भाई, एक सीट पर लड़ने वाली बीजेपी, अगर आप ये तो बहुत इजी गो में चल रहे हैं कि भाई 1-2 सीटें चली भी जाएंगी, तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि होनी चाहिए। हाँ। लोकतंत्र में आप लोग ही कहते हैं विपक्ष का होना जरूरी है, और जरूरी है भी। और भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीट जीतने जा रही है, लेकिन तो वो 1-2 सीटें कौन सी हो सकती है शिवम? थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए ना। नहीं, मैंने क्या कहा? हाँ। मैं तो ये सम्मान की वजह से 1-2 सीटें दे रहा हूं, क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं, अब 0 कर दूंगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 लड़ रही है, 80 में से 80 बस जीत का दावा कर रही है, 80 में से 80 हम जीत कर आएंगे। लेकिन वो दावा तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। वो तो चलो वाराणसी को कह रहे हैं कि वाराणसी को क्योटो कहते हैं, वो तो हमने आपको दे दी। चलिए, नाम भूल गए होंगे बेचारे, हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में 5 साल तो निकलते नहीं है ना, तो आखिर में आकर अब शहरों का नाम याद रखना आसान नहीं है। लेकिन
इतना तय है कि किसी भी दावे का आधार होना बहुत जरूरी है। वो बेचारे, अगर आज की बात में बात करूं तो एक स्कूटर मोटरसाइकिल पे तो आ जाएंगे, इतने तो उनके सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी 72 से 62 लेकर आई है, आज भी 80% मेजोरिटी हमारी है, तो हम उस आधार पर बोल सकते हैं हम जनता के बीच में रहे हैं। हम उसके बीच में 2019 जीते, हम 2022 जीते। तो चलिए मान रहे हैं ना एक दो सीटों पे फाइट है, चलिए कम से कम ये तो मान रहे हैं। मैंने कहा सम्मान में दे रहा हूं, मैंने तो कई बार रिपीट कर चुका हूं। आप जबरदस्ती उनको एक दो दिलाने में क्यों लगी हुई है? वो नहीं मिलने वाली भाई, वो नहीं मिलने वाली। बोलिए कपिल जी भी हंस रहे हैं, उनको भी पता है। बोलिए कपिल जी, आपकी मुस्कुराहट का कुछ और संकेत बता रहे हैं यहाँ पर। जब शिवम भाई हास्यास्पद चीज कहेंगे तो हंसी ही तो आएगी, तो क्या है? जब कोई वास्तविकता ना हो ना देना तो हम क्या करें? मैं एक अपने को एक बात कहना चाहता हूं कि भाई इन्होंने कहा एक अंधा एक, हमको लगता है इन्होंने आईना सामने रख दिया था। दूसरी चीज ये बात है, दोनों तरफ जोड़ियां हैं। एक तरफ युवराज और शहजाद जैसा इन्होंने बताया, दूसरी तरफ जो है वो तंकू मंगू की जोड़ी है, तड़ीपार की जोड़ी है, और सबसे बड़ी बात रंगा बिल्ला, जो इस देश में पतन की तरफ जाना बेहतर समझते हैं और इस देश को पतनमुक्त किया है। अगर आज 40 साल का ये नारा दे रहे हैं तो ये खोखला नारा नहीं है। वास्तविकता ये इस बात की है कि इनके यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने समय समय पे ये कहा है कि ना तो हमको ये अधिनायकवादी झंडा प्यारा है और ना हमको इस देश का संविधान में बाबा साहब ने दलितों को, पिछड़ों को ऐसी ताकत दे दी है जिससे ये बार बार परास्त हो जाते हैं। तो ये तो इनके विरोधी रहे हैं ना। आप बताइए, आरएसएस का कोई हेड, कोई ओबीसी या दलित हुआ है? नहीं हुआ। एक दलित भूल चूक देनी से हुआ था, उसको भी इन्होंने भ्रष्टाचार में लगा के किनारे कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने। तो इनको ये वो तो अच्छा लगता नहीं है इनसे। तो हकीकत क्या है? हकीकत इस बात की है कि जिनको ये लाभार्थी बना रहे थे उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि लाभार्थियों जो इन्होंने कर दी है आज, वो कहते हैं कि जो शिक्षा है वो अमीरों के हाथ में कह दी है और भिक्षा समझ के हमें 5 किलो का राशन दे रहे। वो सबसे पहले संविधान बचाने के लिए खड़े, क्योंकि बाबा साहब ने जिस संविधान में ताकत उनको दी है, जिनके वजह से आज सारे लोग उनको केयर करते हैं। मजबूरी है कितने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी तो मजबूर है। अब बार बार कह रहे साहब संविधान बचाना, अरे ये 400 पार का नारा ही आपको पीछे ले जाने वाला है, और ये 400 पार वाले तो वाकई आप हैं, क्योंकि 400 तो हमारे हैं, पार वाले आपके हैं, और इसमें अचंभित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार दलित वोटर कहाँ हैं? ये थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए ना, क्योंकि 2019 में तो वो वोटर मायावती के साथ चला गया था। आप तो 2014 में जहां थे, 2019 में वहीं पर ही रहे ना। एक चीज आप जी जान लीजिए, देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने यह समीक्षा की है कि जब 2019 में मायावती जी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से था, उस समय उनकी सीट 0 थी, लेकिन जब गठबंधन में चुनाव वो लड़ी तो 0 से 10 हो गई और हम 5 रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो दलित वोट था वो हम पर ट्रांसफर बहन जी का नहीं हो पाया और हमारे सारे वोट उनको ट्रांसफर हुए। बावजूद उसके बहन जी ने जिस तरीके से यानी जहां जहां आपके कैंडिडेट खड़े वहां वो वोटर चला गया सीधा बीजेपी को। इसका मतलब ये भी हुआ ना? पूरी बात सुन नहीं है, वो मेरी बात पूरी सुन ले। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब बहन जी ने अकारण ही हम पर आरोप लगा करके और इस गठबंधन को तोड़ा था, तो दलित समाज ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम बहन जी समर्थन कर रही हैं और इस इलेक्शन के अंदर भी कर रही हैं। वो उनकी बी टीम बन करके काम कर रही हैं। आपने देखा होगा जौन जिले के तमाम जगह का जो इन्होंने अचानक टिकट बदल दिया, उन्होंने अपने ही आनंद जी को हटाया जिस तरीके से राष्ट्रीय कन्वेनर से, वो दुनिया देख रही है। इनके लोग अपने आप में कुछ नहीं, वो बाबा साहब का, भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाने के साथ पीटीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, और ये भी वो जान रहे हैं कि बिल यूपीए गवर्नमेंट का लाया। आप कह तो रहे हैं कि भैया रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले बचाना है संविधान। बात यह, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ शिवम ने भी सही उठाया कि इस लाभार्थी वर्ग में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है। अब वो वोट देते वक्त संविधान को याद रखेगा या जो से लाभ जो से मिल रहे हैं, जो सुविधाएं उसे मिल रही है सरकार से, उसको याद करता है, किसको लेकर बटन दबाता है? ये भी बड़ा सवाल है। पूजा जी, ये बहुत स्पष्ट है कि पीडीए इंटैक्ट हो गया है। उसको खूब पता है कि फूड बिल भी जो है वो यूपीए सरकार की लाई हुई है, जिसके वजह से आज ये 5 किलो का अनाज दे रहे हैं और हम लोग तो अब 10 किलो का देने जा रहे हैं।
वो भी कारण है पीछे देने कि इन्होंने ऐसी स्थिति इस 10 साल में खराब कर दी है कि एक तरफ हमको रोजगार के लिए भी अवसर देने पड़ेंगे। ठीक है, आप देंगे और ऑलरेडी जिनसे उनको मिल रहा है, तो यहाँ पर वोटर कहाँ जाएगा? प्रियंका गुप्ता, क्या लग रहा है इस बार दलित वोटर्स कहाँ शिफ्ट होता नजर आएगा? किसके साथ खड़ा होगा? मूल जो कोर वोटर है वो तो मायावती के साथ खड़ा है उनका। देखिए, मुझे लगता है पूजा जी, जिस तरह का मंथन भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है और उनके मंथन से उनके खुद के जो शीर्ष नेता है वो बाहर हैं, अधिकारियों को बैठा के वो मंथन कर रहे हैं, उसे साफ जाहिर हो जाता है कि इनका मंथन किस विषय पे चल रहा है। पहले ही हार मानी। आप देखिए किस तरह से जहां से आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, मोदी जी ने वहां पे जाकर अपना मेडिटेशन करने का सारी व्यवस्था कर दी। तो अब साफ रूप से दिखता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी हार चुनाव के रिजल्ट आने से पहले स्वीकार चुकी है। हकीकत ये है कि इनके गठबंधन के साथी नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि जाके फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और उनका तो वैसे भी उनका फैसला भी बदल सकता है, ये भी बात सुनने को आई। तो जिस तरह से अब लगातार इनके गठबंधन के साथी भी निकल के बाहर आकर खुद इनके लिए जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो उसके बाद बचता क्या है? आप अभी दलित वोटर की बात कर रही थी, आप बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ? एक दलित बच्ची किस तरह से अपनी अस्मिता के लिए लड़ती चली है। पहले उसके भाई का मर्डर हुआ, फिर उसके बाद उसके चाचा का मर्डर हुआ, और अब उसकी भी जो है किस परिस्थिति में न जाने उसकी हत्या हो गई, मुझे नहीं पता। कोई मतलब आप सोचिए, कोई एम्बुलेंस से गिर के मर सकता है क्या? अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक दलित को के साथ कितनी प्रताड़ना की गई। तो ये है दलितों का हाल। उत्तर प्रदेश में भी याद होगा कि हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था। तो दलित पूरी तरह से छिटक चुका है, और दलित पूरी तरह से जानता है कि उसके अधिकार कहाँ सुरक्षित है, उसका लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है, उसका संविधान कहाँ सुरक्षित है। हाथ में जब किताब लेकर राहुल गांधी जी ये कहते हैं ना कि इस संविधान को जब तक जीता हूं तब तक बचाऊंगा, तो दलित अपने आप वहां पर आकर्षित होता है। दलित भी जानता है ना कि जब आरक्षण नहीं होगा तो फिर दलित की वैल्यू क्या होगी। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर, राजीव रंजन जी बताए ना, त्यागी जी बैठे, ये बताए ना, जब सरकारी नौकरी ही नहीं होगी तो फिर क्या ही जो बचेगा? क्या दे रहे हैं आप दलित को? दलित क्यों आपके पास आएगा? ना आप कहीं से उसको जो है पूरी तरीके से सिक्योर कर पा रहे हैं, ना उसके खिलाफ बढ़ने वाले अपराधों को रोक पा रहे हैं, ना ही आप दलित को उसका हक दे पा रहे हैं, ना ही सरकारी नौकरियां दे पा रहे हैं। आप हद से ज्यादा दलित पर अत्याचार अगर किसी ने किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किए। 40 से 50% अपराध में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वृद्धि हो गई। दलित का हक मारा जा रहा है। हकीकत ये है कि जब दलित को नौकरी देनी होती है तब ये नौकरियों के लिए पेपर लीक हो जाते हैं। हर जगह एक आप देखिए कि कितना अत्याचार है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो गरीब हो, हर जगह। आप बताइए ना, श्रमिक की जो पर डे की मजदूरी होती है वो भी नहीं बढ़ा पाएगी। तो दलित कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नाराज है। आज वो अपना हक मांग रहा है, और हक उसको कहाँ मिल रहा है? इंडिया गठबंधन के साथ। क्योंकि जब 1 लाख रुपया मिलेगा ना उसको सालाना, जब उस गरीब महिला को, तो वो कहीं ना कहीं दलित के अकाउंट में भी जाएगा, और जब 30 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी तो कहीं ना कहीं दलित को भी मिलेंगी। तो लेकिन बीते चुनाव तो प्रियंका जी यही गवाही देते हैं ना, बीते चुनाव यही गवाही देते हैं, या वो दलित वोटर या तो मायावती के साथ इंटैक्ट रहा या बीजेपी को शिफ्ट हुआ, ना कांग्रेस की तरफ गया ना समाजवादी पार्टी की तरफ गया। देखिए, मुझे लगता है कि वो तो चुनाव के निर्णय आने पर 4 जून को साफ क्लियर हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं इस बात का जो माहौल है वो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से लोग हमारे प्रति जो है श्रद्धा दिखा रहे हैं, जिस तरह से वोट पड़ रहा है, मुझे लगता है ये पूरी तरह से क्लियर है सब कुछ। कहीं कोई भ्रम है ही नहीं कि दलित का वोट कहाँ जा रहा है। आप टाटा गुड बाय तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अग्नि परीक्षा तो आपके लिए भी है। दलित की आवाज जो उठाएगा, दलित का वोट भी वही पाएगा। इस देश का नियम है कि जब आप तक उसकी बात ही नहीं करोगे तो फिर काहे का वोट का आप इंतजार करोगे। हकीकत ये है कि सबने डिसाइड कर लिया, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो महिलाएं हो, जिनके साथ लगातार जो महिला वंदन की बात करते रहे। आज स्थिति भी तो बदली है ना प्रियंका जी। 2019 में जो गठबंधन था उनका एक कोर वोटर था, एक तरफ एमवाई समीकरण था, एक तरफ दलित वोटर था, लेकिन इस बार पीडीए फॉर्मूला तो है, लेकिन आपका वो कोर वोटर आपके पास लौटेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त है। क्योंकि इस बार चुनाव मुद्दों पर हो रहा है और जनता खुद अपने मुद्दों के चुनाव पे जो है वोट डाल रही है। हकीकत ये है कि इस बार बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, महंगाई एक बड़ी समस्या है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं। कुमार सौरभ बोलिए। कुमार सौरभ, बिहार की लड़ाई किस तरह से देख रहे हैं? अगला चरण तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हर चरण महत्वपूर्ण था पूजा जी। पिछले 6 चरणों में कहीं भी एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठा है। और बहन प्रियंका के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि प्रियंका इन वंडरलैंड वाली फीलिंग मुझे आ रही है। आप देखो ना, आप सिर्फ और सिर्फ
होप जता रहे हैं कि हम उम्मीदें हमारी क्या है, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उसमें दो उदाहरण देते। भाई पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों का दल था, आज 70 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल है। वहीं 403 विधानसभा वाली उत्तर प्रदेश में 4 लोग भी नहीं है जो कांग्रेस को ढंग से कंधा दे सके, सिर्फ 2 एमएलए हैं इनके। पिछले चुनाव का आंकड़ा आप देख लीजिए, पूरे इंडिया अलायंस का सिर्फ एक कांग्रेस है जिसको लगभग 19.66% वोट मिला। कोई एक दल नहीं है जिनको 2% से ज्यादा तृणमूल को छोड़कर वोट मिला हो। 2019 के चुनाव में, 2014 में दलितों का वोट परसेंटेज कहां था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए, 2019 में उनका प्रतिशत क्या था नरेंद्र मोदी जी की विकास की अवधारणा के लिए, और 2024 में पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से आयुष्मान, जिस प्रकार से उज्ज्वला, जिस प्रकार से लखपति दीदी, जिस प्रकार से मुद्रा योजना और ऐसी कई योजनाएं हैं। लेकिन बिहार के तो इस वक्त 2 मुद्दे यहाँ पर नजर आ रहे। एक जातिगत जनगणना जो करवाई गई जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, मुख्यमंत्री उनके रहते हुए। दूसरा है नौकरी का मुद्दा जो लगातार तेजस्वी उठा रहे हैं। अब क्रेडिट जनता इसको, वो तो अपने वोट के जरिए वही डिसाइड करेगी ना, क्रेडिट इसको किसको देने जा रही है। देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समझने की कि इस समय बिहार का और पूरे देश का वोटर कंफ्यूज है कि इनका फाइनल गोल पोस्ट है क्या। आप जैसे ही उस गोल पोस्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे, अपना गोल पोस्ट उठा के दूसरी जगह ले जाके रख देते हैं। भाई नौकरियों का विषय एनडीए के लिए नहीं है क्या? क्या भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो है अपने पीएफ के अकाउंट्स में एनरोल नहीं कराए हैं? क्या उनकी नौकरियां नहीं थी, उनको रोजगार नहीं था, उसके बगैर उन्होंने पीएफ में रजिस्टर करा लिया? मतलब ये इनसेन बातें हैं। आज के दिन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस प्रकार का हो रहा है। बिहार की जनता को वो भी बयान याद है ना, बिहार की जनता को बयान याद है जब नौकरियां देने की बात जब तेजस्वी यादव ने की तो किस तरह से नीतीश कुमार ने सवाल उठाया, पैसा कहां से लाओगे? आज उसी बिहार में किसने नौकरियां दी? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही दी है ना। आज अगर देश में कोई योजना लागू होती है, क्या उसका क्रेडिट हम किसी मंत्री को देंगे या प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगा? तो अगर बिहार में लोगों को नौकरियां मिली हैं, तो कंचना जी बताएंगी उनका आकलन क्या कह रहा है। कंचना जी कौन? देखिए, मैं तो कुमार सौरभ जी से कहना चाहूंगी कि रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वो समझ लेते थे, भांप लेते थे कि सत्ता किसकी आ रही है, फिर उसके साथ चले जाते थे। आप भी यही करिए, तैयारी कर लीजिए, सत्ता पलटने वाली है और कोशिश करिए कि आ जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो किसी और को उगने नहीं देते हैं। तो बरगद का पेड़ किसी और को उगने नहीं देता है, वो उगने नहीं देगा। आप भी सामान बांध लीजिए। कोशिश तो आपने बहुत की थी अपने पाले में लेने की, नहीं आए ना चिराग? देखिए, हमने कोशिश नहीं की थी, की थी। खुद जो है वो आना चाहते थे, इतने कंफ्यूज थे। अगर उनके चाचा जी को टिकट दे दिया गया होता और इनको नहीं दिया गया होता, ये खुद समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इधर जाऊं और उधर जाऊं। लेकिन बात सच ये है कि ये जो लाभार्थी बोलते हैं, लाभार्थी आप 5 किलो राशन देकर किसी को बधुआ मजदूर नहीं बना सकते। ये इस देश की जनता को और खासकर दलित को, हमने देखा एक वीडियो जिसमें एक दलित को, क्या बात कर रही हैं कंचना जी? 5 किलो राशन देकर वो बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। अब आप 10 किलो राशन देंगे फिर? मैं आपको बता रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ। ये जनता का हक है, ये जनता को मिलना चाहिए, खासकर जो जरूरतमंद है। लेकिन उन्होंने एक दलित को पीटा और इसलिए पीटा कि बोले कि तुम बीजेपी की सरकार से ये राशन तुम्हें मिलता है और तुमने बीजेपी को वोट नहीं किया। ये दिखाता है कि ये दलित को बधुआ मजदूर समझते हैं और इस चीज को तोड़ने के लिए इस बार दलित एक तरफा इंडिया अलायंस को वोट कर रहा है। वो बहन जी हो चाहे जो हो, अपना जो पुराना पार्टी दिखता था उसको भी छोड़कर इस बार इंडिया अलायंस के साथ है। और दूसरी बात, बिहार में हमने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि जातिगत जनगणना कराई या नौकरी दिया, हमने आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया, ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। और लगातार तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं कि इसको 9th शेड्यूल में डाल दीजिए ताकि इसको लीगली चैलेंज नहीं किया जा सके। आपने तो हिम्मत नहीं दिखाई, करेज नहीं दिखाई कि उसको 9th शेड्यूल में डाल। भाई वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो वही थे ना, वो अगर राजी नहीं होते तो कैसे आप कर लेते, आगे कैसे बढ़ जाते? देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारे मुखिया हमेशा से नीतीश कुमार जी थे, लेकिन ये काम कब हुआ?
जब वो हमारे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो 18 साल से है, क्यों नहीं जातिगत सर्वे करा दिए, क्यों नहीं नौकरियां एक बार में 2.5 लाख 4 लाख नौकरियां निकाल कर दे दिए, क्यों नहीं वो आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिए, क्यों नहीं वो IT पॉलिसी ला दिए। ये सारा काम तब हुआ जब वो एक युवा नेता के साथ, तेजस्वी जी के साथ, जो एक विजनरी लीडर के तौर पर है, उनके साथ आते हैं और होता है बिहार में। तो ये दिखाता है ये भारतीय जनता पार्टी बस सत्ता के लिए दलित को लाभार्थी ठीक है, मैं सेकंड राउंड में आऊंगी आपके पास। कुमार सौरभ, जरा धैर्य रखिएगा और इस सवाल का जवाब मैं आप ही से लूंगी। शिवम त्यागी, फिलहाल क्योंकि अब आखिरी चरण पर हम आ गए हैं, 2 दिन बाद मतदान उसके लिए होगा, लेकिन ये 13 सीटें, पिछली बार इनमें से 11 सीटें आपके पाले में थी, लेकिन इस बार जिस तरह से जो पीडीए फॉर्मूला, जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, जो 1:1 की फाइट इसको बना दी गई है, संविधान बचाने की लड़ाई इसको बना दिया गया है, इन 13 में से कितनी सीटें आप आंक रहे हैं अपने लिए? 13 में से 13। पिछली बार जो 2 चली गई थी, मुझे लगता है कि जनता को लगा होगा कि शायद थोड़ी बहुत उम्मीद उधर है, लेकिन इस बार नहीं, वो भी जानते हैं मुझे लगता है। और दूसरी बात ये भी है, ये दलितों को जो इतना प्रेम कपिल श्रीवास्तव की पार्टी दिखाती है ना, वो मुझे लगता है कि जो दलित भाई हमारा टीवी देख रहा होगा वो अपने आप में हंस देता होगा। इतना तो कपिश नहीं हंस रहे जितना वो हंस देते होंगे। दलितों की सबसे बड़ी नेता के कपड़े फाड़ने से लेकर उनको जान से मारने तक के हालात आप लोगों ने कर दिए। इस प्रदेश में अगर दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं तो वो समाजवादी के कार्यकर्ता ही करते हैं। लठैत बनकर किस तरीके से उनका मान मर्दन करते हैं। अरे जिन लोगों ने दलितों की, देश की बड़ी नेता को नहीं छोड़ा, वो दलितों को क्या छोड़ते होंगे भाई। ये जबरदस्ती आप जो है दलित 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 का जो रट्टा लगाते हैं। लेकिन जो 2 सीटें पिछली बार हारी, लड़ाई भी इस बार कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी से, घोषे से अरविंद राजभर को के लिए भी कड़ी चुनौती, जो जिस तरह से आपके स्थानीय नेता ही विरोध करते नजर आए अरविंद राजभर का। भाई जातीय समीकरण आपने भी खूब बैठाया ना इस बार। भारतीय जनता पार्टी यानी कि हम आज तक काम ही वो करते आए हैं जिसमें चुनौती है। चुनौती तो 2014 में सरकार लाने में भी थी, 19 में भी थी, रिपीट करने में भी थी, 300 कहने में भी थी, नारा देने में भी थी, उनको लाने में भी थी। 400 का नारा देने के बाद भी हमारा खूब मजाक उड़ाया गया। जब ले आएंगे तो उसके बाद अपने आप चुप हो जाएंगे लोग, फिर कुछ और कहानी करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, उनका काम चुनौती पेश करना है, विपक्षियों का काम होता है चुनौती देना, लेकिन अब उनकी चुनौती चलती कितनी है वो जनता तय करती है। जनता ने तय किया है, पहले भी इस बार भी करेगी, हम कॉन्फिडेंट हैं। जहां तक बात फॉर्मूला की है, मैं मानता हूं कि ऊपर जो है हर तरीके का फॉर्मूला ये लोग दिन रात बैठकर 2014 से भाई घोसी सीट पर 5 लाख दलित है अब तक बीएसपी के साथ, वो दिखता है। गाजीपुर में सपा बसपा के साथ के दलित वोट बैंक नजर आता है, तो बीजेपी के लिए तो स्पेस इस बार भी नहीं दिखता। फिर मैं क्या कहता हूं, आप देखिएगा इस बार, पिछली बार 11 थी, इस बार 13 की 13 होगी। मैं मानता हूं कि 2019 में जो हमारे पास डेटा था उससे और भी बेहतर है। और लाभार्थियों में बस एक लाइन ऐड करना चाहता हूं, बोलिए। बहन सिर्फ 5 किलो राशन वाला लाभार्थी नहीं है, पक्के घर में बैठी है ना, इसलिए कह रही है। 4 करोड़ पक्के मकान वाला भी लाभार्थी है, 5 लाख आयुष्मान का बीमा लेने वाला भी लाभार्थी है, जिस मां ने पूरे जीवन नल से जल जो है 5 किलोमीटर दूर से सर पे अखिलेश यादव कह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान बाद में, पहले संविधान बचाना है। शिवम, यहां तो इंडिया गठबंधन ने ये लड़ाई पूरी तरीके से संविधान बचाने की बना दी है। संविधान इंटैक्ट है, था और रहेगा। रोटी के लिए भूखा मर देना चाहते हैं लोग। कपिश श्रीवास्तव, कपिश देखिए, थोथा चना बाजे घना, इस समय शिवम भाई की स्थिति यही है। अगर ये बड़े मजबूत स्थिति में होते तो जो व्यक्ति पानी पी पी के कहते थे कि ये देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, इस मुख्यमंत्री को तो इसकी औकात याद दिला देंगे, ईक का कटोरा थमा देंगे, ईक का सेंटर खोल देंगे, चल सन्यासी मंत्री। उनके चरण पादुका पे लोटन पोटन हो रहे हैं। जब बृजभूषण सिंह का चेहरा अपने ही परिवार में वो टिकट दिलाने में कामयाब होते हैं तो वहां परिवारवाद खत्म हो जाता है। आखिर प्रधानमंत्री जी का हाथ आखिर व्याभिचारियों और भ्रष्टाचारियों के ही साथ क्यों है? प्रज्वल रमन्ना जैसे लोगों के लिए आपको वोट मांग की अपील करनी पड़ रही है। तो आप देखो आप कहां आकर के खड़े हो गए, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। हरियाले के अंधों को हर जगह हरियाली ही दिखाई देती है, अच्छा हरा हरा देखो। अब मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे ज्यादा दलितों को अगर किसी ने प्रताड़ित किया आज तक सर्वथा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया। ये वो आप उनसे पूछ लीजिए, अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश में पेशाब की इंजेक्शन लगाई गई दलित को इन्हीं के नेता के द्वारा, और मध्य प्रदेश के अंदर सर पर पेशाब किया गया था, जिसके लिए लेपन पेतन कर रहे थे। उसको बुला करके इनके मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालिक शिवराज सिंह चौहान साहब, जिनकी इज्जत ये आज भी नहीं रख पाए, वो बेचारे पैर धो रहे थे, पैर पी रहे थे और ये सर पे पेशाब करा रहे थे।
तो ये दलितों के सर पे पेशाब कराने वाली पार्टी। लेकिन इस बार लड़ाई को कैसे आप साधेंगे? आप भाई, हम आखिरी चरण तक आ गए हैं, अब तक आपके नेता आपसे जो है उनकी नाराजगी खत्म नहीं हो रही, अपने तक रख नहीं पा रहे। नारद राय आज छोड़ रहे हैं आपकी पार्टी। अरे नारद राय पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको टिकट की अभिलाषा थी, उनको टिकट नहीं मिला, सनातन पांडे को मिला, लेकिन डॉक्टर पीके राय कुशीनगर वाले को हमारी पार्टी में आ गए। अब उसका क्या कीजिएगा? इनके ही बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो भी तो हमारे साथ आ गए, तो उसका भी जिक्र कीजिए कि पीके राय ने इनको कुशीनगर में क्यों छोड़ दिया। खैर वो मायने नहीं रखते। इस समय सबसे बड़ी चीज ये है कि दलितों को इस बात का एहसास है कि जब आप सरकारी संस्थानों को उठा करके चंद ओल मोल पैसे में बेच दोगे, तो आप आरक्षण दे के नौकरी दे करके आरक्षण में नौकरी में आरक्षण कैसे दोगे और कैसे उनको पावर्ड करोगे? क्या 5 किलो के राशन की भिक्षा दे करके आप कर लोगे? तो ये भी सबको पता है कि ये संविधान के साथ नहीं खड़े हैं, ये संविधान के साथ न खड़ा होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन पर तमाम लगाए। अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी। मैं कह रही हूँ कि आज जिस तरह से देश महंगाई से परेशान है, उसका पास एक ही इलाज है कि वो इंडिया गठबंधन को वोट देकर महंगाई से निजात पाना चाहता है। वो इस बेरहमी से लगाई गई जीएसटी से निजात पाना चाहता है, जिसमें उसके दूध पर जीएसटी, उसके दही पर जीएसटी लगा रखी। हकीकत ये है किसानों के जो ट्रैक्टर होता है या उसके जितने भी उपकरण होते हैं उस पर जीएसटी। इस तरह से लोग परेशान हो जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ गरीब और मतलब जो बिल्कुल ही निचले तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, उनको परेशान करने की पूरी साजिश इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रची। उससे साफ जाहिर होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी न घर की रही न घाट की रही। खुद भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन इन दो लड़कों की जोड़ी का कमाल पहले भी यूपी देख चुका है। एक वो प्रदर्शन भी सामने है, याद 2017 को भी किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि 2017 को भी याद करना चाहिए, उससे पहले भी याद करना चाहिए और उससे पहले भी याद करना चाहिए, और उस समय को भी याद करना चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हुआ करती थी इस पूरे देश में। तो हकीकत ये है कि समय बदलता है, मुद्दे बदलते हैं, और लोगों को जो उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से, वो जिस तरह से जुमला साबित हुई, जिस तरह से झूठ साबित हुई, उससे पूरी तरह से आज देश का युवा नाराज है। आप बताइए, ठेके पर नौकरी मिलेगी जिस युवा को सेना में जो गोली खाने के लिए अपने सीने पर तैयार है, वो क्यों वोट देगा? वो महिला क्यों वोट देगी जिसे पता है कि अगर वो देश की सबसे शक्तिशाली महिला होगी तब भी उसे सड़कों पर बैठना पड़ेगा और सड़कों पर घसीटा जाएगा? तो क्यों वोट दे देगी? नारी वंदन क्या सिर्फ आप पोस्टर लगा देंगे उससे खत्म हो जाएगी? आप बताइए ना, उस बच्ची को न्याय क्यों नहीं मिला जो दलित है? उसके पूरे परिवार का समाप्त कर दिया गया। आज चर्चा का विषय नहीं है। कितनी मतलब मुझे लगता है कि घोर चिंता का विषय है कि महिलाएं जो अपनी आवाज उठा रही हैं। वाराणसी की सीट आपके लिए भी अब अजय राय इस बार क्या कमाल करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तो लगातार उस सीट से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वाराणसी में आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी ठेके पट्टे होते हैं वो गुजरातियों को मिलते हैं, और वाराणसी की जो जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि सिर्फ मजदूर की जो मजदूरी होती है वो तो वाराणसी में ढूंढी जाती है, सस्ते पे तो मजदूर मिल जाते हैं, पर ठेके पट्टे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बोलिए कुमार सौरभ गुजराती लेते हैं। और देखिए, हकीकत ही पूरा गुजरात चला रहा है। उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। इनकी स्थिति आज ऐसी ही है। भाई, इनको अपना नहीं देखना है कि हम में कमियां क्या हैं। कल अजय राय जी का स्टेटमेंट आया है जिनकी आप बात कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव को गाली दे रहे थे कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। बहन कंचना जी शायद भूल गई कि जनता ने इनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया है लोकसभा में। 0 सीटें हैं लोकसभा में, और यहां पर आकर संविधान का ज्ञान देंगे। एनसीआरबी का आंकड़ा आप उठा लीजिए, किस माई समीकरण की बात कर रहे हैं। 2019 वाली सिचुएशन भी नहीं है ना कुमार सौरभ, आंकड़े समीकरण दोनों तरफ, गठबंधन भी बदले हैं। मैडम, एक और बात मैं कह देना चाह रहा हूं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए, यही दलितों पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न और अत्याचार के मामले यही माई समीकरण के द्वारा किए जाते हैं। ये मैं फैक्ट के आधार पर कह रहा हूं। और देखिए, ठीक है कंचना जी, लास्ट 10 सेकंड्स जल्दी से। जी, मैं भी फैक्ट के आधार पर ही कह रही हूँ। जिस तरह से चिराग पासवान जी 2020 में चिराग मॉडल अपनाकर नीतीश जी को 43 सीट पर ला दिए थे, वही नीतीश जी नीतीश मॉडल अपनाकर आपको 0 सीट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हमारे अलायंस पर दे रहे हो। चलिए ठीक है, अब तो दिन बहुत दूर नहीं है, 4 तारीख सामने है और 2 दिन बाद मतदान होना है आखिरी चरण का। तो ऐसे में स्थिति सबके सामने बहुत जल्द होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। पावर्ड बाय